अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। आज एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर जो है उसके साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। टेलीकॉम सेक्टर की ये एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर है जिसमें यूफोन ने जो है वो टेलीनार को ख़रीद लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है और इसका मर्जर जो है वो दोनों कंपनीज़ का आपस में हो चुका है। इस मर्जर की जो मंजूरी है वो सीसीपी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। मैं इस वक्त कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मकसद और इसका जो विजन है वो कंपटीशन जो है उसको बरकरार रखना और मुख्तलिफ कंपनीज़ के दरमियान जो मर्जर्स होते हैं उसको देखना होता है। और ये इस वक्त दो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर मर्जर हुआ है और इस वक्त ये टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी बनने जा रही है। पहले नंबर पर मोबिलिंक है। अब मोबिलिंक के बाद जो है वो यूफोन और टेलीनार का जो मर्जर हुआ है अब ये दूसरे नंबर पर ये कंपनी आ जाएगी। 7 बड़ी कंपनीज जो हैं इस वक्त काम कर रही हैं। इसके साथ साथ अब ये जो मर्जर होगा इस मर्जर का इम्पैक्ट क्या होगा, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, इसकी मार्केट के ऊपर असरात जो हैं वो क्या मुरतब होंगे, एंड यूज़र जो कस्टमर है सारिफीन है उनके ऊपर इसके असरात क्या होंगे। इस कंपटीशन का जो नया एक दौर शुरू होने वाला है जिसमें इन दोनों कंपनीज़ का मर्जर हुआ है इसका फ़वाइद और इसके नुकसानात के हवाले से भी बात होगी। और इसमें आज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इसकी बाकायदा तौर पर जो मंजूरी दी है उसके हवाले से प्रेस ब्रीफिंग जो है उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आइए चलते हैं और इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो इनकी जो लीगल एडवाइज़र हैं अमरीन अब्बासी उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा, एंड यूज़र कस्टमर के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस मर्जर के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर प्रेस ब्रीफिंग जो दी गई है मीडिया को जिसमें दोनों कंपनीज़ की मर्जर के हवाले से जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आइए चलते हैं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। वो इस वक्त सीसीपी के ऑफिस में मौजूद हूँ। अमरीन साहब मेरे साथ मौजूद है। मैडम ये बताइएगा दोनों कंपनीज जो हैं उनका मर्जर हो चुका है और इस मर्जर का जो एंड यूज़र है जो कस्टमर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो यूफोन और टेलीनार को जो यूज़ करें उसका इम्पैक्ट क्या फ़वाइद हासिल होंगे दोनों कंपनीज के मर्जर से। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि दो दरमियाने साइज़ की कंपनीज़ हैं वो मर्ज हो रही हैं। सो जो दोनों कंपनीज दोनों एंटिटीज़ को या दोनों जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स आई वुड से MNO उनके जो कस्टमर्स हैं वो इस वक्त दो सिम लेके चलते हैं। फॉर अर्बन यूज़ दे यूज़ PTCL, आउटसाइड सिटी के लिए वो वो PTML यूज़ करते हैं, आउटसाइड के लिए वो रिलाई करते हैं टेलीनॉर के ऊपर। जब ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगे तो इनके जो यूज़र को सबसे बड़ा एक फ़ायदा तो ये होगा कि वो सिम डुप्लीकेशन से बच जाएंगे एंड थ्रू वन single grid they will be able to access both urban and rural coverage. इसके अलावा इसका जो है एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी रिड्यूस्ड सिम एंड ये जो डीकमिशनिंग होगी। अब ज़ाहिर है यूफोन के अपने टावर्स हैं, टेलीनॉर के अपने टावर्स हैं, बहुत सी जगहों पे होंगे, दोनों की डुप्लीकेशन होगी सो दे कैन रिमूव द टावर्स। उसका भी इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें कॉस्ट सेविंग होगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट उनको आधी पड़ जाएगी जिसकी वजह से वो जो उनके पास कैपिटल बच जाएगा या जो सेविंग होगी दैट कैन ऑलवेज बी invested by them in टेक्नोलॉजी इनोवेशन। सो उस एस्पेक्ट को भी हमने देखा है। इसके अलावा जो है कस्टमर के लिए क्या इसमें फायदा है, इसमें यही होगा ना प्राइसेस जो है वो क्या कम होगी इसमें बिल्कुल। तो इसमें ये वाला जो एस्पेक्ट है ना पर्टिकुलरली देखिए यूफोन और टेलीनार जब आपस में मर्ज कर जाएंगे तो दोनों के जो यूज़र्स हैं वो एक नेटवर्क के यूज़र हो जाएंगे। और आपको पता है कि आप एक नेटवर्क के जब यूज़र होते हैं तो आपकी उसी नेटवर्क के कॉल टर्मिनेशन जो है बहुत आसान हो जाती है, उसके रेट्स बहुत मिनिमम हो जाते हैं। जैसे भी आपने देखा जब भारत और मोबिलिंक का मर्जर हुआ था तो भारत के जो कस्टमर्स थे वो और मोबिलिंक के कस्टमर्स अब एक नेटवर्क के कस्टमर्स हो गए। मैं अगर भारत हूँ या मैं जैस में हूँ और एक दूसरे पे हम कॉल करते हैं तो अब वो सिंगल नेटवर्क कॉल है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, तो बड़ा मिनिमम चार्जेस होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो यूफोन और टेलीनार के कस्टमर्स हैं अभी इंडिविजुअली, एक यूफोन का कस्टमर है एक टेलीनार का कस्टमर है, वो आपस में कॉल करते हैं तो इंटरकनेक्ट के चार्जेस आ जाते हैं, बीच में नेटवर्क की अपग्रेडेशन के चार्जेस, सारे चार्जेस आ जाते हैं। अब वो खत्म हो जाएंगे तो एक नेटवर्क हो जाएगा। जब वो एक नेटवर्क होगा तो जो सिंगल नेटवर्क वाले के चार्जेस होते हैं, मिनिमल चार्जेस होते हैं, वो आपको पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो एंड कंज्यूमर है, जो इन नेटवर्क्स का यूज़र है,
है वो एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट होगा बिल्कुल। और 5G के वाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इस मर्जर के बाद जो है 5G की तरफ जो देखिए 5G में जो भी कंपनी जो है ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगी 5G रोल आउट में, तो उसमें as a result of this merger, PTCL will be in a very good position to participate, and it has the infrastructure and of course its subsidiary Merchco, जिनके combined infrastructure से, उनकी combined resources से, so they will be a very good I would say उनकी 5G में पार्टिसिपेट करने की जो सलाहियत है ना वो पहले से वो बेहतर हो जाएगी। और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। यूजुअली छोटी कंपनी जो है छोटे नंबर ऑफ यूजर्स के साथ उसके लिए कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता उसको कि 5G में पार्टिसिपेट करे, लेकिन जब एक बड़ी कंपनी मर्ज को होकर बड़ी कंपनी बन जाएगी जिसका जो है सेकेंड बड़ी लार्जेस्ट कंपनी होगी आफ्टर मोबिलिक, तो वो जो है बेहतर पोजीशन में होगी कि वो 5G में भी जा सके और 5G उसकी ज़रूरत भी बन जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो यूज़र बेस है उसको बेहतर सर्विस देने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास वो जो फाइबर है वो अवेलेबल हो और जो स्पेक्ट्रम है वो अवेलेबल हो। स्पेक्ट्रम बेहतर तभी अवेलेबल होगा जब वो 5G में जाएंगे। अभी दोनों के साथ प्रॉब्लम भी है ना कि स्पेक्ट्रम नहीं है दोनों के पास। एक तो कंसोलिडेशन से बेहतर होगा स्पेक्ट्रम, दूसरा जब वो 5G में जाएंगे तो डेफिनेटली बेहतर स्पीड मिलना शुरू हो जाएगी। Then who are the market players, the key market players, the CMO, the IP bandwidth providers, and what are their market shares? Then how the assessment of mergers is carried out if in case we come to a conclusion that the merger is likely to substantially lessen the competition or there is going to be creation of a dominant entity, then we look at certain efficiencies which the proposed merger may bring, based on which the CCP would sometime either conditionally or unconditionally approve the merger. Then I'll talk about the efficiencies that are projected as a result of this transaction and the subsequent amalgamation of Telenor and Ufone, and then the conditions that have been imposed by the Competition Commission of Pakistan on PTCL and the subsidiaries of PTCL for us, based on which we have actually allowed the merger. So in the substantial lessening of competition test, what the commission usually assess is it look into whether the proposed merger would substantially lessen the competition by creating or strengthening a dominant position in a relevant market. So like I've mentioned that in this particular merger there were a number of telecom markets involved, such as the LDI market, which again had two components, the wholesale component and then the retail component. Then we had the mobile market, which again had the wholesale and the retail component, and the rest of them, as we go through the presentation, I'll explain each one of that. So in all those markets, individually the Competition Commission had to assess whether there is a dominant position being created or whether there is already an existing dominant player which would be further strengthened by virtue of this merger. And what is a dominant position? Dominant position of an undertaking is usually deemed if it has more than 40% share in the market, and in case it does not have 40% market share, then we would see whether it has the ability to behave to an appreciable extent independently of its competitors, the customers, consumers, and suppliers. Then again, we have to guide the Commission the Regulation 10 of the Competition Merger Control Regulations 2016, which provides for a list of the relevant factors that the Commission would usually look into while carrying out its assessment. The first one is the actual and potential level of import competition in the market. How much competition this merger or acquisition is going to be in the market as a result of the transaction. Then the ease of entry into the market, including tariff and regulatory barriers. How easy it is for the new players to enter this market,
is there going to be too much concentration? Would the merger creates more barriers for the new entrants? Then the level and trends of concentration, the history of collusion by the merging parties, if there is any in the market. Then the degree of countervailing buying power is looked into, whether there are strong buyers in the market who can actually offset if there is any abusive dominance by the dominant entry, for example, increase in price. So if you have a strong countervailing market buyers, then it is likely that they would control the dominance to some extent. Then the dynamic characteristics of the market, including growth, innovation, and product differentiation. All these things have been in detail assessed and discussed in the order. Then where there is any vertical integration as well, for example, in this merger, this was complex because there was going to be a vertical integration whereby an LDI operator is acquiring a CMO company, and then there was going to be a resultant amalgamation of the two CMOs. So it had both vertical component and the horizontal component. Then G is that whether the business or part of the businesses of a merger party or merger has failed or is likely to fail. So sometimes it is possible that two weak entities may come together, and as a result they can produce or they can form a more stronger entity, which can obviously help each other sustain together in the market rather than a standalone entity. And then whether the merger situation will result in the removal of an effective competitor. This means that would it be the case that if the merger is allowed, they can kick out competitors from the market, or a very big competitor is being merged or acquired, so obviously there is going to be one less competitor in the market, thereby reducing the competitive force in the market. These are the different sub-markets of telecom sectors which have been looked into by the Commission. The first one is the retail, long distance and international fixed line telecom market. Then we have the wholesale domestic lease line market, wholesale IP bandwidth market, telecom infrastructure market, cellular mobile operators market, individual mobile fixed interconnect market, and fixed local loop market. PTCL, either on its own or through its subsidiaries, is operating in all these markets, and in most of the markets PTCL is a dominant entity. These are the shares of the market players. Maybe I think we will share these slides with you so you can look into. Yeah, okay. So for example, in retail LDI fixed line market, as you can see on the top, PTCL currently has 32.67% share, whereas TPLDI has 10.51%. So when the two would combine, of course they are going to be acquired now, so the resultant share would rise to 43.18. So you can see that PTCL is already dominant, and by acquiring TPLDI, its share is going to be more than 40%, which is meets the threshold of the Competition Act as well. In wholesale domestic lines, again PTCL holds the largest share, it's 42.1%, where TPLDI has only 0.6%. So the total resultant share would be 42.7. So again, it is 40% plus, and PTCL is now a dominant player in this market as well. It previously as well, and now it has actually increased by 0.6%. Wholesale IP bandwidth market, it is a duopoly market. There are two major players.
which provide IP bandwidth to the whole of Pakistan, to all the retailers, to all the wholesale suppliers. And you can see the share again. PTCL holds more even than the transport associates. It's 64.5%. In telecom infrastructure, Ufone network sites, since the infrastructure is also going to be going to merge, so Ufone network sites are 11,730, whereas Telenor network sites are 13,074. So together they would come up to 24,000 sites. Then we have the long haul OFC deployment data with us. So again, PTCL at the top, it has 24,501 kilometers. Wateen is second with 21,333 kilometers. And then LinkDot is third. So this OFC deployment and this extensive infrastructure has a major role to play in 5G deployment as well, which we will discuss later on in this presentation. Cellular mobile operators market. So although PTCL itself does not have the license to provide cellular mobile services, but it has a 100% owned subsidiary, Ufone, which has 13.4% of the market share, and then Telenor has 19.4%. So once the two entities combine, the total would come up to 32.8%. And Jazz is 43.1%, whereas Zong is 24.1%. So since as Chairman Saab just announced that we have allowed the merger, however, we allow the merger only in case the Commission fears that there is going to be substantial lessening of competition. Then we look into these set of factors, that whether the Commission should actually allow this merger, whether it is going to bring substantial efficiencies in the telecom sector. So in such cases, in view of the larger interest, then the mergers are approved. So the first one is that if the merger contributes substantially to the efficiency of the production or distribution of goods or to the provision of services. Second factor is that the efficiency could not have been reasonably achieved by a less restrictive means of competition. And when the benefits of the efficiency clearly outweigh the adverse effects of the absence or lessening of competition, where the merger is the least anti-competition option for the failing undertakings, as in case there is a failing undertaking before the Commission. And lastly, when one undertaking is faced with actual or imminent financial failure. So we'll look into all these factors as well in case we want to go ahead with the merger. However, it is also always for the party who is asking for the approval to provide proof of all these substantiations, these efficiencies, that they will in fact be realized and they are verifiable and they are achievable. So mergers in telecom sectors are of immense strategic importance. So is the case for Pakistan. PTCL Telenor acquisition can lead to the following efficiencies. As per the business plan that has been submitted by PTCL and their commitments made to the Commission, these are the efficiencies that have been promised by PTCL that would be provided in different telecom segments over the next 5 years or so. The first one is increased network capacity. So obviously when the two networks would combine, it would enhance coverage, there would be infrastructure efficiencies, duplicate infrastructure will be decommissioned, it will be removed, and
spectrum, which is currently fragmented, both Telenor and Ufone, they have their own bands of spectrum. So the bands are going to be consolidated, and that would result in increased data speed and to consolidated frequencies. This would also be helpful in 5G rollout, since 5G requires very high internet, has very high internet requirements, and and infrastructure requirements. So there will be coverage improvements. So currently PTML Ufone has more coverage in urban areas, whereas Telenor has more coverage outside the urban areas. So when the two would combine, there would be a single grid coverage provision to the consumers of both Ufone and PTML. So of course they won't be carrying two SIMs, there won't be SIMs duplication, and this consolidation is also going to have a good impact from environmental perspective as well. And then comes the 5G acceleration. As I mentioned, that for 5G rollout and for 5G plans, there is requirement of fiberized infrastructure, which is going to be as a result of the MergeCo's fiberized towers consolidation. That would increase the fiber penetration. Since once the two merges, there would be fiber penetration growth, which means that there would be more optical fiber from the site to the home and business connectivity, and there would be increased tower fiberization, because both entity has towers, and PTCL, as I've mentioned before, has the व्यूअर्स, अगर आप इस वक्त यूफोन और टेलीनार अगर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों जो नेटवर्क्स हैं वो अब एक हो चुके हैं, मर्जर हो चुका है उनका। CCPI ने इसकी अप्रूवल भी दे दी है, जिसमें दोनों यूज़र जो हैं वो अब एक कंपनी हो जाएगी और एक कंपनी को जो है वो यूज़ कर सकेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप लोगों के लिए, ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है CCPI से मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको कैसी इन्फॉर्मेशन देनी है। अल्लाह ने के बाद।